रीपोजिशनिंग आप लोग करते क्यों है बिजनेस में और कंपनी, और जितने भी MBA ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास अभी मार्केटिंग का मेजर है या जितने मार्केटिंग मैनेजर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो रीपोजिशनिंग में कभी ये मत सोचना कि ठीक है अगर हमारी पहली पिछली पोजिशनिंग जो हमने सबसे पहला ऐड बनाया अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए वो अगर फ्लॉप हो गया, कुछ का कुछ ही हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक बहुत सारी बड़ी कंपनियों में ऐसी चीजें होती रहती है, ऐसे पास्ट में भी हुई है। बड़ी बात यह है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, किस तरीके से आपको इस तरह की छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप मार्केटिंग में हो, गलतियां क्या हो जाती है, गलतियां आपको ये समझना है कि जब भी अगर आपको अपना मार्केट का ग्रोथ करना है या फिर मार्केट का शेयर बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता है कि आपकी बॉटम लाइन भी बढ़ती है। बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स आप अभी इस्तेमाल करते हो, अगर आप उनकी केस स्टडीज उठा के देखोगे बहुत पिछले बहुत पुराने सालों की, तब आपको पता चलेगा उनमें से कुछ कंपनियां थी जो कॉम्पिटिशन्स आए, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से फेस किया और वो फिर उस प्रॉब्लम से उभर भी गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी रीपोजिशनिंग की वजह से। रीपोजिशनिंग मतलब एक दोबारा से उन्होंने एड कैंपेन बनाया, उस एड को लॉन्च किया। हो सकता है वो एड कैंपेन आपके ऊपर है, आप कहीं में भी लॉन्च कर सकते हो, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। बात यहाँ पे रीपोजिशनिंग से है। रीपोजिशनिंग यानी कि RE पोजिशनिंग से पहले लगा दिया। पोजिशनिंग मतलब कोई इश्तेहार, कोई एड जो आप टीवी पे देते हो अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विसेज को बेचने के लिए, लेकिन जब आप उसी एड को दोबारा से पेश करते हो यानी कि नए रंग में, उसे कहते हैं रीपोजिशनिंग। अब बात यह है कि रीपोजिशनिंग की कहाँ जरूरत पड़ जाती है। देखो रीपोजिशनिंग की बहुत अलग अलग जगहों पे जरूरतें पड़ती हैं। जैसे सबसे पहली जरूरत जहाँ पे कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ पे रीपोजिशनिंग की जरूरत होती है, जैसे मान लो कोई आपका कंपेटिटर आ रहा है, उस कंपेटिटर को हराने के लिए रीपोजिशनिंग की जरूरत पड़ती है। तीसरा, नए यूजर्स को, नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए, अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। वैसे तो अगर जब कोई कॉम्पिटिशन आता है तो भी जब आप रीपोजिशनिंग करते हो तो फाइनल एंड गेम जो होता है वो यही होता है रीपोजिशनिंग का, कि आपका मार्केट ग्रो करेगा, आपका मार्केट शेयर ग्रो करने की वजह से बढ़ेगा और फाइनली आपकी जो बॉटम लाइन है वो बढ़ जाएगी। कस्टमर के लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। अगर आपने इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा कि अब मुझे रीपोजिशनिंग की सच में ज़रूरत है, तो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। रीपोजिशनिंग का मतलब ये बिल्कुल और कतई नहीं है कि ठीक है हमें तो अपना एड कैंपेन चेंज करना है, हमें किसी न किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, अपनी सर्विसेज को बेचना है, तो चलो उनका प्राइस कम कर देते हैं। प्राइस कम करना और इस तरीके से एड कैंपेन को दोबारा से बनाना और फिर उसको दिखाना टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप रीपोजिशनिंग को ये नाम देते हो तो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। देखो जब सारे के सारे आइडियाज फेल हो जाते हैं, लास्ट में ये आइडिया काम करता है जो पैसे से रिलेटेड होता है कि आपने डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके से आप अपने उसी प्रोडक्ट को जो बिक नहीं रहा था, उसमें स्टैग्नेंसी आ चुकी थी, कोई उसको सुनता समझता खरीदता ही नहीं था, देखता भी नहीं था, अब आपने उसका पूरा का पूरा एड कैंपेन चेंज कर दिया, उसको फिर से रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के दिमाग पे छाप डालने की कोशिश कर रहे हो कि देखो ये प्रोडक्ट अब ये नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है इसके दाम और गिर चुके हैं। तो जो रीपोजिशनिंग में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक फैक्टर रह गया है, ठीक है हमें रीपोजिशनिंग करनी है, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं बिक रहे हैं तो प्राइस को कम कर दो और इस तरीके से एक नया कैंपेन बना दो जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज फिर से बिकना शुरू हो जाएंगे और हमारा मार्केट ग्रोथ बढ़ जाएगा, शेयर बढ़ जाएगा और फाइनली बॉटम लाइन हमारी ऊपर हो जाएगी। नहीं, ये सबसे लास्ट में आपका स्टेप होना चाहिए कि कॉस्ट को कम कर दो, डिस्काउंट्स ऐड कर दो, इस तरीके से रीपोजिशनिंग करना। सबसे पहले कुछ बहुत सारी कंपनीज ने जो स्टेप्स लिए फिर वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे अगर मैं बात करूं कंडेंस्ड मिल्क, नेस्ले का कंडेंस्ड मिल्क 1940 की बात करते हैं, डिफेंस लोगों के लिए लॉन्च हुआ था कि ठीक है बहुत इजी टू कैरी चीज़ होती है, लेकिन नेस्ले को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा जब उनकी रिसर्चेस शुरू हुई कि अब तो इस प्रोडक्ट की सेल में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ रही है, ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक ही नहीं रहा है और बस ये जो है वो कोलैप्स होने वाला है, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क का मार्केट खत्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लोग इसे खरीद रहे हैं, ना ही मार्केट ग्रो कर रहा है, इसी वजह से हमारी बॉटम लाइन जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो नेस्ले ने एक स्ट्रैटेजी लगा दी जिसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं।
नेस्ले ने कुछ भी नहीं किया, प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रीपोजिशनिंग किया, यानी कि अपने एड कैंपेन को जो पहले चलाता था कि डिफेंस के लोगों के लिए है ये, उस एड कैंपेन को दूसरे एड कैंपेन से रिप्लेस कर दिया। कैंपेन का मतलब है नए इश्तेहार से, नए एड से। उस एड में जो नेस्ले ने किया वो बस इतना किया कि अपने कंडेंस्ड मिल्क का जो ऊपर का रैपर है, जो पैकेजिंग है, वो चेंज कर दी और उसका एक ऑल्टरनेट यूज एक्सप्लॉइट कर दिया प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, मार्केट ग्रोथ करने के लिए, अपने कंडेंस्ड मिल्क की मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए और अपनी बॉटम लाइन बढ़ाने के लिए। कैसे? बल्कि अब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप हमारे कंडेंस्ड मिल्क से आप अलग अलग कुल्फी की रेसिपीज बना सकते हो। इससे क्या हुआ? नए यूजर्स जुड़ गए। जितने भी लोग अभी तक नेस्ले के उस कंडेंस्ड मिल्क को सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि डिफेंस के लोगों की खरीदने की चीज़ है, एक ऐसा सब्सटीट्यूट है जो ईजी टू कैरी है, अब बाकी लोगों को ये पता चल गया नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क एक तरीके से मिल्क नहीं है। अब हम उससे अलग ना कुल्फी की रेसिपीज भी बना सकते हैं। नया यूज निकल के आया, उभर के आया। ये नेस्ले के मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट का काम था जिन्होंने इस तरीके से नेस्ले के कंडेंस मिल्क को रीपोजिशन कर दिया, लोगों के दिमाग में छाप छूट दी और फिर जो नेस्ले का कंडेंस मिल्क था धड़ाधड़ बिकने लगा मार्केट में। इससे क्या हुआ? मार्केट ग्रोथ बढ़ी नेस्ले के कंडेंस मिल्क की। अब बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, यंगस्टर्स भी खुश, दादा दादी नाना नानी भी खुश, क्योंकि कुल्फी तो एक ऐसी स्वीट है, एक ऐसी डिजर्ट है जो हर किसी को पसंद है। ऐसी बात है, सेल जो थी वो तो शूट करनी ही थी। इस तरीके से नेस्ले ने बहुत साल पहले रीपोजिशनिंग का सहारा लिया, अपना एड कैंपेन पूरा का पूरा चेंज कर दिया, जबकि प्रोडक्ट वही था। क्या था? कंडेंस्ड मिल्क था। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की जो रैपिंग है, जो पैकेजिंग है, वो चेंज करी। उस पैकेजिंग पे लिखा कुल्फी का मोल्ड रेसिपी। ऐसे ही केस की बात करूंगी जब हम फेमिना की बात करते हैं। फेमिना के साथ भी एक डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया था, जहाँ पे फेमिना जो थी पहले सिर्फ हाउसवाइफ्स के ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस करती थी। फेमिना के हर एड में जो भी टीवी पे दिखाया जाता था या रेडियो पे या कहीं पे भी, न्यूज़पेपर पे आता था, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी महिला की बात होती थी जो घर में रहती है, बाहर नहीं जाती है। और हो क्या रहा था? जो दुनिया है वो बहुत जल्दी और जल्दी तेज रफ्तार से चल रही थी। जो लेडीज हैं अब वो वर्किंग हो रही थी, काम करने के लिए बाहर जा रही थी अपने घरों से। और इस वजह से जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये चीज़ नोटिस की कि अब ये जो स्टूडेंट्स है या ये जो हमारी मैगजीन फेमिना है, ऐसी महिलाओं को टारगेट कर रही है जो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, जबकि लेडीज़ का जो प्रेफरेंस है वो एकदम बदल चुका है। अब तो वो बाहर जाके काम करना प्रेफर करती हैं। और तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि फेमिना को अब हम बंद कर देंगे। वहीं पे फेमिना ने जो ये पोजीशनिंग थी, जो वो सिर्फ हाउसवाइफ्स के ऊपर बोलती थी, उन्हीं पे एड कैंपेन्स बनाती थी, उन्हीं पे इश्तेहार और एड्स बना के आपको दिखाती थी। उस पोजीशनिंग से हम ये सोचते थे कि ठीक है, फेमिना जो है वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो घर पे बैठ के काम करती है, घर का काम करती है, बाहर जाके नौकरी नहीं करती हैं। तो वो एक जो सेक्शन था, एक जो मार्केट ग्रोथ थी वो नहीं हो रही थी, जो मार्केट शेयर था वो नहीं बढ़ रहा था, जो बॉटम लाइन थी फेमिना की वो भी नहीं बढ़ रही थी, सब कुछ स्टैग्नेंट हो गया था। यहाँ पे फेमिना के जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने रीपोजिशन करने की सोची। यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा, किस तरीके से हम अपने पूरे एड कैंपेन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग चेंज नहीं हुई है, वही सेम इंग्रेडिएंट्स नहीं रहे फेमिना के, वहाँ पे फेमिना के इंग्रेडिएंट्स जो पूरा का पूरा मेन्यू है वो भी चेंज हुआ। ये अब फेमिना जो है वो नए रंग रूप के साथ आई। जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं फेमिना के, उन्होंने पूरी की पूरी फेमिना को रीपोजिशन कर दिया। इसको देखने के बाद कि लेडीज जो है उनका प्रेफरेंस अब चेंज हो रहा है, वो बाहर जाके काम कर रही हैं, वो वर्किंग फीमेल्स बन चुकी हैं। तो फेमिना ने फूड पे, मेकअप पे, चाइल्ड केयर पे इस तरीके के सेक्शंस निकालने शुरू कर दिए अपनी मैगजीन में। और जाहिर सी बात है, फूड हुआ, मेकअप हुआ, चाइल्ड केयर हुआ, एक वर्किंग वुमेन को ये तीनों के तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं कि भाई जब वो बाहर जॉब के लिए जा रही है उसके बच्चे की केयर कौन करेगा। अगर वो बाहर जा रही है तो उसको थोड़ा बहुत टचअप, थोड़ा बहुत लाइट मेकअप शायद करने की ज़रूरत है, वो ऐसा सोचती है। सबसे बड़ी बात वो ये है कि जब महिला ये डिसाइड करती है ना कि अब उसे बाहर जाके काम करना है, अब खाना कौन बनाएगा घर का, किस तरीके से कुछ ऐसी डिशेस बनाई जाए या कुछ ऐसी रेसिपीज हो जो बहुत जल्दी आसानी से और अलग अलग नई क्रिएटिविटी के साथ बन पाए, जिस तरह से वो जो है अपने घर का भी ख्याल रख पाए और अपने लिए भी खाना लेके जा पाए ऑफिस में। इस तरीके के जब नए कैटेगरी के एडिशंस किए फेमिना ने अपनी मैगजीन के अंदर, तो इस तरीके के नए नए एड्स बनाए, लॉन्च हुए और फिर वो टीवी पे आए, आप सबने देखे। वही ना ये समझ के कि अब जो फेमिना है वो भी हमारे साथ साथ चेंज हो रही है। अब यही फेमिना जो पहले से वो सिर्फ घरेलू महिलाओं को जो घर पे काम किया करती थी, बाहर ऑफिस में नहीं जाके काम करती थी, अब ये मैगजीन हमारे लिए भी है।
सारी के सारे जो सेक्शन है, सारी के सारी जो फेमिना ने कैटेगरीज निकाली, महिला को समझने के बाद ये सारी के सारी कैटेगरीज एक महिला को और सशक्त बना रही थी। और फिर क्या हुआ, फिर धमाल हुआ। फेमिना की जो सेल्स थी वो एकदम से बढ़ गई, शूट हो गई, मार्केट ग्रोथ बढ़ गई, मार्केट शेयर बढ़ गया और फाइनली फेमिना का जो बॉटम लाइन था वो भी बढ़ गया। ये होती है बढ़िया रिपोजिशनिंग जो फेमिना ने की। रोहित बाल को आज कौन नहीं जानता, रोहित बाल को सब कोई जानते हैं। अगर आप फैशन में हैं, निफ्ट के स्टूडेंट हैं तो शायद और बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर आप फैशन इंडस्ट्री में तो भी आप रोहित बाल को जानते हैं। रोहित बाल जो मशहूर थे किसी समय में एक्सपेंसिव यानी कि महंगे महंगे कपड़ों को बेचने के लिए, जब बहुत सारे सब ब्रांड्स आने शुरू हो गए, उन्हें पता चला कि ये जो नया नया कॉम्पिटिशन है, नए कंपेटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, जिनकी वजह से मेरा जो मार्केट ग्रोथ है, मेरा जो मार्केट शेयर है वो कम हो सकता है। मैं अभी जैसे मान लो 70% में बैठा हूँ, उसी 100 में मेरा 70 है, बाकी 30 जो है वो किसी कंपेटिटर ने ऑलरेडी ले रखा है। एक और कंपेटिटर आया है जो अब मुझे जो है हेड ऑन कंपटीशन दे रहा है। अब अगर ये कंपेटिटर की जो लाइन है, क्लोथिंग लाइन है, वो मुझसे ज्यादा चल जाती है, इससे थोड़ा सा और मार्केट शेयर ले लिया, 30% जो अभी पूरा का पूरा मिला के बाकी सब ब्रांड्स ने लिया हुआ है, उससे 10% और ज्यादा ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा जो है 40% मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं 70 से 60 पे गिर जाऊंगा। उससे बेहतर है इस फाइनल समय है जब मुझे रिपोजिशनिंग के बारे में सोचना है। रिपोजिशनिंग से यहाँ पे रोहित बाल ने क्या किया, उन्होंने फिर से अपनी सब ब्रांड की कुछ क्लोथिंग लाइंस निकाली जो सस्ते दामों पे बेचने लगे, यानी कि सस्ते कपड़े। ऐसे उन्होंने भाप लिया कि कंपटीशन आ रहा है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर छीन के ना ले जाए तो वहाँ पे उन्होंने रिपोजिशनिंग का सहारा लिया। अपने एड कैंपेन्स को फिर से टीवी पे दिखाना शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि मेरी अब ये जो सब ब्रांड्स हैं, ये जो मेरी सब लाइन्स हैं, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल क्लोथिंग भी मिलेगी, ऐसे कपड़े जो इनएक्सपेंसिव है और डिजाइन बाय रोहित बाल है, जो अपने आप एक ब्रांड है फैशन में। बस फिर क्या था, उनका मार्केट ग्रो हुआ, मार्केट शेयर बढ़ा और उनकी बॉटम लाइन भी बढ़ गई। ये होता है एक और बढ़िया एग्जाम्पल रिपोजिशनिंग का जो रोहित बाल ने इस्तेमाल किया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपने हर कहीं सुना होगा, नेस्ले और कैडबरीज की जो फाइट हुई थी, बहुत ज्यादा चेंजेस किए, बहुत ज्यादा घबरा गया था कैडबरीज एक मोमेंट इन टाइम पे आके कि भाई नेस्ले आ रहा है, किटकैट आ रहा है, मेरा जो मार्केट शेयर है, मेरा जो मार्केट ग्रोथ है वो कम हो जाएगा और ज्यादा मेरा जो डाउनफॉल हो जाएगा बॉटम लाइन पे। ठीक है, मैं अभी बच्चों को तो टारगेट कर चुका हूँ, मैं बड़े लोगों को भी टारगेट कर चुका हूँ, उनके लिए भी एड्स बना चुका हूँ, पोजीशनिंग कर चुका हूँ। पोजीशनिंग करना मतलब क्या, ऐड बनाना, आप लोगों को इस तरीके से वो ऐड दिखाना कि वो आपकी साइकी पे इफेक्ट करे और आप तुरंत जाके उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद लो। लेकिन रिपोजिशनिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, तो कैडबरीज ने क्या किया है, कैडबरीज ने देखा कि नेस्ले जो है वो आ रहा है, बहुत तेज गति से आ रहा है, उसके पूरे के पूरे मार्केट शेयर को खत्म कर सकता है। तो वहाँ कैडबरीज ने सोचा कि ठीक है, मैं एक ऐसा कमर्शियल बनाता हूँ, एक ऐसा ऐड बना दूँ, एक ऐसा इश्तेहार बनाता हूँ जहाँ पे अब बच्चों को तो मैंने पहले ले लिया अपनी तरफ, गर्ल्स को भी मैंने अपनी तरफ ऑलरेडी ले लिया है। अब बात आती है कि किस तरीके से यंग लोगों को मैं अट्रैक्ट करूं। यंग लोग जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ फन एलिमेंट ढूंढते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट में, किसी न किसी सर्विसेज में, उनको मजा आना चाहिए। अब मैं एक क्रिकेट फील्ड लेता हूँ, वहाँ पे एक यंग सी लड़की आएगी, वो डांस करेगी, क्या बात है। इस तरीके का एड कैंपेन कैडबरीज ने लॉन्च किया। वो लड़की बहुत मस्ती से डांस करती है, उस क्रिकेट फील्ड में आई, उस लड़के ने उस लड़की को देखा और फाइनली उन दोनों ने खाना शुरू कर दिया, उस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया। यानी कि अब हर बात में फन है। जब भी आपको कुछ एक्साइटिंग करने का मन करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फन एलिमेंट को ढूंढने के लिए कोई भी हैपनिंग चीज होनी जरूरी नहीं है। कोई भी चॉकलेट खा सकता है सिर्फ और सिर्फ फन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। सारे के सारे यंग लोग, जैसे ही वो एड कमर्शियल आया, आप लोगों ने देखा कैडबरीज की जो सेल्स है वो 68% बढ़ गई थी, यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉटम लाइन है वो 168% अप हो गई पहले के मुकाबले। ये फर्क हुआ था इस रिपोजिशनिंग की वजह से। कहाँ लोग कभी कभार गलत भी पोजिशनिंग करते थे, उसको सुधारने के लिए भी रिपोजिशनिंग की जाती है। इसके अलावा भी अगर आपको इसको डेप्थ में समझना है तो मेरे बाकी सेशन के साथ भी आप इस तरीके से मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यही टॉपिक या किसी और टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बस वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई मैनेजर, सीईओ या फिर कोई भी एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी के, किसी भी एंटिटी के, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपको काउंसिल करूँ, कोच करूँ, ट्रेन करूँ, मेंटोर करूँ, गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है varma.troli@gmail.com।